हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो देता है आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं शुभम श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज में, जहां आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 14 को। और इस चैप्टर नंबर 14 जो कि हमारा इकोसिस्टम, इसका आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइंड मैप। एक बहुत ही नया चैप्टर हमारे सामने, फ्रेश चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं इकोसिस्टम का। आज हम इसके माइंड मैप को देखेंगे। एक लेक्चर के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। एक क्विक रिवीजन का भी क्विक रिवीजन होगा ये माइंड मैप, जिसमें कि हम देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है, इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। फिर हम अपने इस चैप्टर के माइंड मैप को कंप्लीट करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस, यानी कि एमसीक्यूज को सॉल्व करना, फिर वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड। तो इस तरीके से हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इतना सिंपल सी चीज है इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है कि अगर उसको एक बार देख लें कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में, तो शुरुआत हम करेंगे कि भाई ये इस धरती के बारे में पढ़ना है। इस धरती पर मौजूद जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे पे जो डिपेंडेंसी है उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करेंगे। फूड चेन के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे एनर्जी फ्लो के बारे में। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर में इन सारे पॉइंट्स के ऊपर देखने वाले हैं। कुछ सक्सेशन नाम का वर्ड आएगा, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इन सब के ऊपर हमारा डिस्कशन होगा, राइट। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमें देखना क्या क्या है। तो जैसे ही हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है, चैप्टर में सबसे पहले इस इकोसिस्टम नामक चैप्टर में ये बोल रहा है कि भाई इकोसिस्टम के बारे में पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि भाई ये इकोसिस्टम क्या होता है। इकोसिस्टम का मतलब है, ये कह रहा है कि दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अब ये कि फंक्शनल यूनिट, अब कहने का मतलब है कि जब हम अदर चीजें पढ़ते थे, जैसे हमने क्लास 11th में पढ़ा, क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा, तो क्लास 11th में जब हम पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके पहले जब हम सेल को पढ़ रहे थे तो सेल की डेफिनेशन में हमने दिया था कि दिस इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम रेस्पिरेशन वाला चैप्टर देख रहे थे तो हमने एल्विलाई को कहा था कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स हमने कहा था। तो इस तरीके से मतलब कि वो छोटी यूनिट्स उनको जिनको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं, सेम उसी तरीके से अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम को हम इस पूरे नेचर का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। जैसे किडनी का फंक्शनल यूनिट हमारे पास नेफ्रॉन, तो इस तरीके से हिपैटिक लोब्यूल्स लीवर का, तो हम कह सकते हैं कि इकोसिस्टम जो है उसको हमने इस नेचर का फंक्शनल यूनिट कहा है। ठीक है, फंक्शनल यूनिट कहा है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इकोसिस्टम के बारे में यहां पर 3 तरीके का लिखता है, 3 लिखता है। कौन कौन सा? एक लिखता है ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये क्या लिखता है? तो ये लिखता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल में इसने डाल दिया फॉरेस्ट। दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड तीसरा है मैनमेड इकोसिस्टम। तो 3 तरीके का है हमारे पास। 2 हमारे पास जो हैं ये खुद नेचर ने हमें गिफ्ट किया है, ये नेचुरल है, और एक जो है वो आपको मैनमेड दिख रहा है। टेरेस्ट्रियल से आपको समझ में आ गया होगा कि टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब ये है कि लैंड की बातें की जा रही हैं। एक्वेटिक कहने का मतलब है कि हम पानी का डिस्कशन कर रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम को अगर हम देखें यहाँ पे, तो इस तरीके से अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमको हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 है। एक हमारे पास फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है, एक हमारे पास फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम है, और एक हमारे पास मेराइन इकोसिस्टम है। अब इन दोनों में डिफरेंस यही हो जाता है कि एक के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, इसके अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। और फ्रेश वाटर की बात करें तो इसमें आपको जो है वो सॉल्ट कंसंट्रेशन जो है वो कम देखने को मिलता है इनके वाटर में, पानी में। तो वही चीज़ है। तो अलग अलग तरीके का जो इसके अंदर मौजूद जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फ्रेश वाटर की बात करें या फिर हम बात कर लें मेराइन वाटर की, तो इनके अंदर जो मौजूद हैं एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें भी बहुत तरीके का चेंज देखने को मिलता है। तो दोनों के बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, दोनों के ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंज हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से
हम कह सकते हैं कि एक्वाटिक में हमारे पास दो केसेस आ जाते हैं, एक आ जाता है हमारे पास फ्रेश वाटर का और दूसरा आ जाता है हमारे पास मेराइन का। टेरेस्ट्रियल में यहाँ पर एग्जाम्पल में रखता है फॉरेस्ट। अगर इस फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट को अगर हम थोड़ा और समझने की कोशिश करें तो फॉरेस्ट के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे कि फॉरेस्ट भाई एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जगह है, एक ऐसा इकोसिस्टम है। इस इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इसमें हमको ट्रीज देखने को मिलते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रीज है, आपको शर्ब्स भी देखने को मिलेंगे, आपको हर्ब्स भी देखने को मिलेंगे, ग्रासेस भी आपको देखने को मिलने वाला है इधर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें अगर हम बात करें तो हमको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स, आपको छोटे एनिमल्स से लेकर के बड़े एनिमल्स, आपको n नंबर ऑफ इंसेक्ट्स मिलने वाले हैं, ठीक है। खैर इंसेक्ट्स भी प्लांट्स के एनिमल किंगडम एनिमेलिया के अंदर ही आ गया, लेकिन हम थोड़ा समझने के लिए कि एनिमल्स मिलेंगे, वाइल्ड एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, इंसेक्ट्स हमको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे माइक्रोब्स भी मिलने वाले हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे माइक्रोब्स भी मिलने वाले हैं। तो इतने सारे लिविंग हमको देखने को मिल जाते हैं फॉरेस्ट में, और ये जो इकोसिस्टम बना रहे हैं ये आ जाता है अंडर द कैटेगरी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। काफी आसान है ये सारी चीजें आई थिंक। इसके बाद जो हमारे पास है दैट इज की मैनमेड इकोसिस्टम, जिससे एक क्वेश्चन हमारा बनता हुआ हमेशा नजर आता है। एक्वेरियम के बाद यहाँ कॉमा आएगा, क्रॉफिल्ड एक्वेरियम वाले केस से। यहां से एक्वेरियम वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन यहां से बन जाता है। और क्वेश्चन कैसा बनता है कि आपको बोला जाएगा कि अगर ये एक्वेरियम है तो क्या एक्वेरियम जो है वो अपने आप में क्या एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। अब यहां पर लिखता है कि मैनमेड इकोसिस्टम, एंड मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर जो एग्जांपल में एक्वेरियम है या फिर क्रॉफिल्ड एक्वेरियम की बात करें तो क्या होता है, एक ऐसा हम आर्टिफिशियल एक ऐसी दुनिया बनाते हैं, आर्टिफिशियली एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जिसके अंदर हम बहुत सारा पानी भर देते हैं। जिसके अंदर क्या करते हैं, हम बहुत सारा पानी भर देते हैं। इस पानी भरते हैं और इसके अंदर हम कुछ फिश को रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखने जाएं तो एक एक्वेरियम में हम क्या क्या रखते हैं, तो एक एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे, एक्वेरियम की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इसमें तो भाई हम पानी भरते हैं, पानी के साथ साथ हम इसमें क्या करते हैं, कुछ फिश को रखते हैं इधर, ठीक है। फिश के बाद अगर हम बात करें तो हमको इसमें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई का एक सोर्स देना होता है, ठीक है। एक्वेरियम आपके घर में है, आप खुद एक्वेरियम के सामने जाके खड़े हो जाओ और जो जो चीजें आपको दिख रही है आप उसको नोट डाउन कर लो। आपको इसमें कुछ डेकोरेशन के सामान भी आपको दिख जाएंगे, ठीक है। डेकोरेशन वाले में हम रख सकते हैं जैसे कि आर्टिफिशियल उसमें हम क्या करते हैं, प्लांट्स वगैरह का हम उसमें यूज करते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। साथ साथ हम उसमें फिल्टर वगैरह भी डालते हैं। फिल्टर वगैरह इसलिए डालते हैं क्योंकि फिश है ये भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर रहा है, तो उस दौरान ये भी क्या करेगा, न्यूट्रिशन इसका भी हो रहा होगा। तो न्यूट्रिशन हो रहा होगा तो इसका भी एक्सक्रीटरी वेस्ट रिलीज होगा और फिर उनकी साफ सफाई भी जरूरी है। तो यहाँ पर फिल्टर का यूज हम करते हैं। साथ साथ हम यहाँ पर हीटर का भी यूज करते हैं। हीटर का यूज इसलिए हम करते हैं ताकि टू मेंटेन दी परफेक्ट टेम्परेचर ऑफ एक्वेरियम। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फूड वगैरह का सप्लाई करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ एक सारी चीज़ों के बाद इसको प्रॉपर ऑक्सीजन है इसके पास सांस लेने के लिए, इसके पास खाने को फूड है, एक्सक्रीशन कर रहा है तो उसको साफ सफाई फिल्टर उधर मौजूद है। तो मतलब फूड हम इसको टाइम पर दे ही रहे हैं। प्लांट्स वगैरह आपको यहाँ पर हमने लगा ही दी, आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हम लगाते हैं तो ये अपने आप में कंप्लीट इकोसिस्टम की तरह ये बिहेव करना शुरू कर देता है। और ये बनाया गया है इंसानों के द्वारा, तो इसलिए हमने इसको मैनमेड इकोसिस्टम के अंदर रख दिया है। काफ़ी आसान है। क्रॉफिल्ड भी इसका एक पार्ट है। लेकिन ये एक्वेरियम वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो एक्वेरियम वाला पार्ट जो है वो हमारा क्वेश्चन बन जाता है। ये बिल्कुल आपका क्वेश्चन बन जाता है। इसको एकदम से याद रखना है, इसको एकदम से समझ के रखना है, ठीक है। ये सारा बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं, आप इसको नोट कर लो, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल लो। फिर हम आगे चलते हैं इस चैप्टर में, देखते हैं क्या है आगे, क्या छोटी छोटी बातें जो इस चैप्टर के अंदर हमें देखना है वो आगे क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए आगे एक टॉपिक दैट इज की स्ट्रैटिफिकेशन। इसमें ये स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है,
तो स्ट्रैटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सिंपल कुछ नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज है, ए काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि अरेंजमेंट है, ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज ऐसे आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको हमने रख दिया है स्ट्रैटिफिकेशन के अंदर। इसमें सिंपल सा कहता है कि इसमें थोड़ा और इसको और ज्यादा स्पेसिफाई करते हुए यहां लिखता है कि इट्स ए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपसे अगर क्वेश्चन अगर पूछता है कि बताओ व्हाट इज अ स्ट्रैटिफिकेशन, तो आप कहोगे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज। तो जितने भी स्पीशीज यहाँ पाए जा रहे हैं उनका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, उनका अरेंजमेंट जो है, उसको हमने स्ट्रैटिफिकेशन का नाम दिया है, राइट। अगर हम चलें इसी में किंगडम प्लांटिंग है ना, तो मतलब प्लांट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो प्लांट्स में हम कैसे इसको वर्टिकली हमने अरेंज किया है। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉरेस्ट में मौजूद जो प्लांट्स वगैरह हैं उसको हमने किस तरीके से अरेंज किया है, तो हमने रखा है ट्री को सबसे ऊपर, ट्री को रखा है, फिर उसके नीचे श्रब्स हैं, उसके नीचे हर्ब्स हैं एंड ग्रासेस हैं। आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ग्रास की बात करें तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट इन हाइट है, ठीक है, ये स्मॉलेस्ट इन हाइट आपको देखने को मिलेगा। ट्रीज की बात करें तो आपको क्या लगेगा कि ये लॉन्गेस्ट है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसको आप अरे यार इरेज भी नहीं हो रहा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट इन हाइट है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है, कुछ ऐसा है कि जमीन से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा है, इतना ये छोटा है, इससे थोड़ा सा ऊपर हाइट बढ़ता है तो हमने उसको हर्ब्स के कैटेगरी में रखा, और इससे ऊपर श्रब्स, और सबसे ऊपर जो है वो ट्रीज है। तो एक तरीके का आपको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिला। यही एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है फॉरेस्ट के अंदर अगर हम देखते हैं। और देखिए ये सारे जितने भी पॉइंट्स है सारे के सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस सबको आपको दिमाग में बैठाना है। स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीशीज का। अगर हम फॉरेस्ट को दिमाग में रखते हुए चलें तो फॉरेस्ट के अंदर जो मौजूद हैं, ये जितने भी प्लांट्स मौजूद हैं, सबसे नीचे हमने ग्रास को रखा है, सबसे कम हाइट होने के कारण इसके ऊपर हमें देखने को मिल रहा है हर्ब्स, हर्ब्स के ऊपर हमें श्रब्स देखने को मिल रहा है, और श्रब्स के ऊपर हमें सबसे ऊपर में जो है वो है हमारे पास ट्रीज, जिसकी लंबाई सबसे ज्यादा है, लार्जेस्ट है, वो लॉन्गेस्ट है, ठीक है। आसान सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है कि बहुत बड़ा साइंस आपको यहाँ पे नहीं है। जो थोड़ा परेशान कर सकता है, जैसे परेशानी शायद महसूस होती है बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने के टाइम, परेशानी जो महसूस होती है हमें जेनेटिक्स पढ़ने के टाइम, उस तरीके की परेशानी तो यहाँ नहीं मिलने वाली, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे अगर है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर के। फिलहाल हम आगे चलते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन के बाद हमारे पास क्या है, देखिए डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। डिकम्पोजिशन को शुरू करने से पहले एक और चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो बेसिकली एक इकोसिस्टम में हमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं। एक हमें देखने को मिलता है वो जो प्रोड्यूसर है, ठीक है, एक हमें प्रोड्यूसर है, एक जो है हमारे पास उसका नाम कंज्यूमर है, और एक जो हमारे पास है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है डिकम्पोजर। तो कुल ये तीन लोग हैं भाई हमारे पास इस इकोसिस्टम में। प्रोड्यूसर में हमने उनको रखा है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा है जो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सोलर एनर्जी से या फिर किसी दूसरे माध्यम से, वो क्या कर रहे हैं, वो फूड को बना रहे हैं। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है सन है, तो उधर से क्या किया है, इन्होंने अपने फूड को बनाया है, ठीक है। और प्रोड्यूसर से जो ले रहे हैं वो कंज्यूमर है, एंड डिकम्पोजर की कहानी तो पूरा यहाँ भी हमको देखना है। तो अगर इकोसिस्टम की बात करें तो इस इकोसिस्टम में तीन मौजूद होते हैं, इसको आप नोट कर लेना इस पॉइंट को कि प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है और डिकम्पोजर है। तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास। डिकम्पोजर्स के बारे में इधर कहानी है, दैट इज की डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि कोई चीज है जिसको पूरी तरीके से गायब करना है, पूरी तरीके से डिकम्पोज करना है, पूरी तरीके से, तो डिकम्पोजर्स का रोल सामने आता है। डिकम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करें तो डिकम्पोजिशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं। डिकम्पोजिशन के बारे में दो चीजें हैं, एक है डेट्रिटस और एक है डेट्रिटिवोर,
ठीक है। अब ये दो क्या होते हैं, तो ये दोनों मिलकर के डिकम्पोजिशन के अंदर ये दोनों आ रहे हैं। डेट्रिटस के अंदर हमने रखा है क्या, तो मटेरियल विच इज डिकम्पोज्ड, तो वो सामान जो डिकम्पोज होने जा रहा है उसको हमने इस कैटेगरी में रखा है। और डेट्रिटिवोर क्या है कि वो ऑर्गेनिज्म है जो डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये कोई एनिमल है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, इसका ये डेड बॉडी जो है वो इधर पड़ा है, समय के साथ ये गलना शुरू होता है। कैसे गल रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो ये डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है, तो इस वाले बॉडी को हमने क्या नाम दे दिया, तो ये डिकम्पोज होने जा रहा है, तो हमने इसको नाम दे दिया है डेट्रिटस का। और इसके ऊपर बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो ये काम करवा रहे हैं, तो इन माइक्रोब्स को हमने क्या नाम दे दिया है, तो इन माइक्रोब्स को हमने यहाँ नाम दिया डेट्रिटिवोर का नाम दिया है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ठीक है। आसान है, कोई बहुत बड़ा इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वही डिकम्पोजिशन की बात करें तो वो चीज़ें जो डिकम्पोज हो रही हैं हमने उसको डेट्रिटस का नाम दिया, और वो जो करवा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म जो ये डिकम्पोजिशन करते हैं उनको हमने डेट्रिटिवोर का नाम दिया है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर? आगे बढ़े। आगे देखिए यहाँ पर अब आ गया है हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन। तो ये डिकम्पोजिशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व है, अब हम उन स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। तो डिकम्पोजिशन के अगर स्टेप के बारे में अगर हम डिस्कशन करने जाए तो हम कहते हैं शुरू होती है कहानी कहाँ से, तो फ्रेगमेंटेशन से शुरू होती है कहानी। फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ब्रेकिंग डेट्रिटस टू स्मॉल पार्टिकल्स। फ्रेगमेंटेशन हमने कहाँ देखा था, ये वर्ड अगर फ्रेगमेंटेशन दिमाग में आता है तो हम चले जाते हैं सीधा अपने चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में जहां पर हम एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे, वहां पर टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक हमारे पास आया था, दैट इज की फ्रेगमेंटेशन, की छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। तो फ्रेगमेंटेशन का सिंपल सा मतलब था हमारे पास क्या, कि इसको क्या करना है कि इसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसको तोड़ देना है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फ्रेगमेंटेशन इज नथिंग जस्ट द ब्रेकिंग डेट्रिटस टू स्मॉल पार्टिकल्स। तो डेट्रिटस मतलब कि वो मटेरियल जिसको डिकम्पोज होना है उसको टूटना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा ना कि ये डेड बॉडी है, अब ये डेड बॉडी क्या चाहिए, डेड बॉडी धीरे धीरे गलता चला जाएगा, गायब होना है, इसको धीरे धीरे गायब होना। तो ये गलना जो शुरू करता है, ये धीरे धीरे जो डिकम्पोज होना शुरू करता है, तो कहने का मतलब ये इसके ये अलग अलग पार्ट्स में टूटना शुरू होता है, तो इट कम्स अंडर दी फ्रेगमेंटेशन। वही कह रहा है कि ब्रेकिंग डेट्रिटस टू स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में पहले इसको तोड़ते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन से यहां से कहानी शुरू होती है। कोई डाउट है यहाँ पे? नहीं। फ्रेगमेंटेशन हो गया। अब नंबर 2 पे है लीचिंग। कह रहा है कि वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। अब यहाँ पर है लीचिंग। इसमें क्या होता है, इस वाले केस में देखते हैं कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर सॉल्युबल हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो वाटर सॉल्युबल है, तो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो जमीन में आपको चले जाते हैं, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप था लीचिंग के, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना है एंड जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है वो जमीन में चले जाएंगे, प्रेसिपिटेट होकर रह जाएंगे, और किस फॉर्म में रहेंगे, तो अनअवेलेबल सॉल्ट्स के फॉर्म में उधर वो पाए जाएंगे। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं डिकम्पोजिशन के अगले स्टेप की तरफ कि भाई डिकम्पोजिशन का अगला स्टेप क्या है हमारे पास, राइट। डिकम्पोजिशन के अगले स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो लीचिंग के बाद हमारे पास एक है हमारे पास दैट इज की कैटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, तो कैटाबॉलिज्म की बात करें तो हमने सुना था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने देखा था एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, ये दो चीजें हमने देखी थी। एक के अंदर क्या हो रहा था, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो एक के अंदर हो रहा था कि चीजें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल्स को बना रहे थे, और एक के अंदर हो रहा था कि बड़ा मॉलिक्यूल जब टूटता है तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं, एंड वही है हमारे पास कैटाबॉलिज्म। कहता है बैक्टीरिया एंड फंजाई डिग्रेड डेट्रिटस इनटू द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, मतलब एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा तो कैटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ये जो कुछ हमारे पास ये माइक्रोब्स है, जैसे कि बैक्टीरिया है और फंजाई है। ये बैक्टीरिया और फंजाई ने क्या किया है, डिग्रेड किया है किसको, तो डेट्रिटस को, वो बॉडी जो डिकम्पोज होने वाला है। ठीक है,
और ये डेट्रिटिवोर हो जाएगी इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इस बड़े से बॉडी को क्या कर रहा है, ये सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको तोड़ रहा है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में इसको तोड़ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैटाबॉलिज्म के अंडर आ जाएगा। तो कैटाबॉलिज्म हुआ, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसने क्या किया, उस डेड बॉडी को क्या किया है, उसने डेट्रेटस को क्या किया है, अब उसको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी है और वो तोड़ना उसको शुरू करेगा। मुद्दा यहाँ पर ये है कि हम जान रहे हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फॉर एग्जांपल, वो बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का बना है, ठीक है। जैसे कि हम केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो हमने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा था, है ना। तो उसमें जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट्स वगैरह आते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी तैयार होती है। तो अब क्या है कि उसी प्रकार से जब बॉडी जो है, अब वो बॉडी जो है अब उसको गायब करना है, उसको डिकम्पोज करना है। तो डिकम्पोजिशन के दौरान यही होगा ना कि उसके जितने भी जो भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स थे तो इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के रूप में निकले या सब्सटेंस के रूप में निकले। तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में क्या हो रहा है कि ये अब अलग अलग होना शुरू हो रहा है। इट कम्स अंडर द कैटाबॉलिज्म, राइट। इसके बाद है हमारे पास दैट इज की ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है ह्यूमस का बनना। अब सवाल होता है कि ये ह्यूमस क्या है। तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस तो हम समझ गए, लेकिन ये ह्यूमस क्या है। ह्यूमस की बात करें तो अगर हम सॉइल के लेयर्स को बनाने की कोशिश करें, इस तरीके से अगर हम लोग सॉइल के लेयर्स को बनाने की कोशिश करें तो सॉइल में ये जो पतला सा, ये वेरी थिन, ये बहुत ही पतला सा जो ये अपर मोस्ट थिन एंड अपर मोस्ट लेयर होता है, अपर मोस्ट लेयर है किसका, तो अपर मोस्ट लेयर है किसका, तो सॉइल का। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस की खास बात यह है कि ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, राइट। तो ह्यूमिफिकेशन क्या है, ह्यूमस का बनना, इस लेयर का बनना, इसको हमने ह्यूमिफिकेशन का नाम दिया है। और लास्ट है हमारे पास मिनरलाइजेशन। आपको ह्यूमिफिकेशन से क्वेश्चन बन सकता है, मिनरलाइजेशन से क्वेश्चन बन सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिनरलाइजेशन की बात करें तो दिस इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस। तो ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का रिलीज होना, ये क्या है, मिनरलाइजेशन है, राइट। तो इस ह्यूमस में क्या है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसी ह्यूमस से क्या हुआ, ये क्या है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं और इसी से न्यूट्रिएंट्स का निकलना क्या है, मिनरलाइजेशन। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं और सारी चीज़ों को, राइट। तो यही है कि क्या कह रहा है कि ये सॉइल है, ह्यूमस है, समझ में आ गया। हमने देखा यही चीज़ कि ह्यूमस में क्या है, तो ह्यूमस में ये कहता है कि इनऑर्गेनिक इसमें क्या है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। अब हम करने क्या वाले हैं कि ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो मौजूद है इसको हम इसमें से खींचेंगे और खींच के निकाल देंगे बाहर, और तो इसी में से हम इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या किया, हमने इसको रिलीज करवा दिया, बाहर निकलवा दिया, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम लोग मिनरलाइजेशन का नाम दे रहे हैं। आसान सी चीज है, राइट। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया है जिसमें कह रहा है कि फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स है और इसमें फंक्शनल कंपोनेंट्स की बात की जा रही है। तो बात हमें करना है अबाउट द फंक्शनल, हम बात करने जा रहे हैं फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। नंबर 1 पे यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्टिविटी की। अगर हम बात करें तो प्रोडक्टिविटी, किस चीज की प्रोडक्टिविटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बायोमास के बारे में। अगर प्रोडक्टिविटी में कह रहा है रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्टिविटी किसकी प्रोडक्टिविटी होनी है, तो बायोमास की। बायोमास क्या है भाई, तो बायोमास से आप इसको बीच से डिवाइड कर दो, बायोमास को बायो और इधर आप मास से डिवाइड कर दो। तो जो बायोलॉजिकल चीज़ें हैं धरती पे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो इतने बड़ी बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बात की जा रही है।
तो उसके प्रोडक्शन का जो रेट है इसको प्रोडक्टिविटी के अंदर रखा गया है। इसके यूनिट की बात करें तो 2 यूनिट्स में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। एक यूनिट जो है वो आप देख रहे हैं ये इसके वेट से रिलेट करता है, ठीक है, वेट से मेजरमेंट है। और दूसरा जो है आपको किलो कैलोरी वाला जो यहाँ पर दिख रहा है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ग्राम जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये इसके एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर है, ठीक है। ये आपके पास 2 दिख गए, ठीक है। प्रोडक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्टिविटी में जो पहला है हमारे पास वो है हमारे पास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर हम किसको रखते हैं, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर रखते हैं बायोमास प्रोडक्शन बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स के द्वारा जो बायोमास प्रोडक्शन है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं, किसके अंदर, तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर यहाँ पर है हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको इन शॉर्ट जीपीपी बोलते हैं। जीपीपी आपको दिखा हुआ मिले तो जीपीपी का मतलब हो जाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, और वहीं अगर आपको एनपीपी मिले तो इसका मतलब हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। याद रखना है, इस जीपीपी लिख के भी आपसे पूछा जा सकता है, नहीं तो आपसे एनपीपी लिखकर भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, तो टोटल बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट। तो प्लांट के द्वारा जितना बायोमास प्रोड्यूस हुआ है वो हो गया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। और यहां पर नेट की बात की जा रही है, तो नेट की बात अगर हम करें नेट प्राइमरी प्रोडक्शन से, तो हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन से आर को माइनस कर देंगे। अब सवाल है कि आर क्या है, तो आर का मतलब यहां पर है रेस्पिरेटरी लॉस। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन जो है, इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से जब हम रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस करेंगे तो जाकर के हमको मिलने वाला है क्या, तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसको एनपीपी कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, प्रोडक्टिविटी क्या है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्टिविटी है। इसके यूनिट की बात करें तो हमने 2 तरीके से लिखा, एक हमने वेट के फॉर्म में लिखा और दूसरा हमने एनर्जी के फॉर्म में लिखा है। वेट के फॉर्म में ग्राम पर मीटर स्क्वायर ग्राम हम लिखे, और इधर हमने किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर ग्राम हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के अंदर हमने रख दिया क्या है, तो बायोमास जो प्लांट्स के द्वारा बन रहे हैं, ठीक है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन क्या है, तो टोटल बायोमास प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। तो प्लांट्स के द्वारा जो टोटल बायोमास बनाया गया, इसको हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट इज की जीपीपी के अंदर रखा है। और अगर हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन दैट इज एनपीपी की बात करते हैं, तो हमने इसमें जीपीपी माइनस आर, आर मतलब रेस्पिरेटरी लॉस। तो इस तरीके से ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, दैट इज की यहाँ पर आप लिख सकते हैं ना इसको, जैसे यहाँ पे लिखा है। तो आप अगर आपसे अगर पूछ लेता है, अगर कभी नीट के एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन की एनपीपी की वैल्यू अगर जीपीपी बताया है, आर की वैल्यू उसने बताई है, और अगर पूछ लिया तो आप आसानी से बता सकते हैं। एनपीपी दिया हो, जीपीपी दिया हो, आर पूछे तो भी बताया जा सकता है। आर दिया हो, जीपीपी दिया हो तो एनपीपी हम बता सकते हैं, एनपीपी दिया हो, आर दिया हो तो हम जीपीपी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एक इसका फॉर्मूला, राइट। इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में हम आगे की ओर चलते हैं। किसी तरीके की तकलीफ डाउट हो मन में, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। आगे कहता है कि एनुअल एनपीपी की बात करें तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कहता है एनुअल एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर इज 170 ट्रिलियन टन्स। कितना है, तो एनुअल एनपीपी की बात कर रहे हैं, देखिए। और एनुअल एनपीपी ऑफ किसका, तो होल बायोस्फीयर का, इस पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो कितना है, 170 ट्रिलियन टन है। और इस 170 ट्रिलियन टन में ओशंस में जो है, ओशंस में 55 ट्रिलियन टन जो है आपको इधर देखने को मिलेगा, और लैंड पे आपको 115 ट्रिलियन टन देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब इस पूरे बायोस्फीयर की बात करें तो इधर आपने ओशंस रखा है, मतलब कि यहाँ पर हम एक्वेटिक बायोस्फीयर की बात कर रहे हैं और इधर हम लोग टेरेस्ट्रियल की बात कर रहे हैं। तो एक्वेटिक वाले में कितना है, तो 170 ट्रिलियन टन में से एनुअल जो एनपीपी है हमारा, तो उसमें ओशंस में हमको कितना देखने को मिला, तो 55 ट्रिलियन टन, और उसका डबल है, ऑलमोस्ट डबल है, मतलब कि 55 का डबल अगर हम करते हैं तो इट्स कम्स 110, और यहाँ 115 जो है 115 ट्रिलियन टन जो है हमको लैंड पे देखने को मिला, तो लगभग दोगुना, ठीक है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कहता है कि बायोमास प्रोडक्शन
बाय कंज्यूमर। तो प्लांट्स की बात करें तो उनको हमने प्रोड्यूसर का नाम दिया था, और वहीं अगर हम लोग सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो ये बायोमास प्रोडक्शन बाय कंज्यूमर, हम इसमें कंज्यूमर को रखते हैं, राइट। कंज्यूमर कौन है? जो ये प्लांट्स हो गया हमारे प्रोड्यूसर, क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं फूड वगैरह को, सोलर एनर्जी को लेकर के, एंड फिर हम उनसे क्या कर रहे हैं कि फूड ले रहा है जो अदर लिविंग्स, उनको हमने कंज्यूमर के अंदर रखा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर्स के द्वारा जो बायोमास का प्रोडक्शन होता है हमने उसको सेकेंडरी प्रोडक्शन के नंबर प्रोडक्टिविटी के अंदर रख दिया है। आसान सी चीज़ है, इसको भी आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे चलते हैं अपने अगले पार्ट पे कि अगले पार्ट में क्या है हमारे पास। देखिए ह्यूमस के बारे में जो हमने डिस्कशन किया अभी, ह्यूमिफिकेशन हमने देखा, तो ह्यूमिफिकेशन में क्या देखा हमने, तो ह्यूमिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ह्यूमस बन रहा है। ह्यूमस क्या है भाई? तो ये टॉप मोस्ट लेयर था हमारे सॉइल का, ठीक है, इसमें बहुत सारे रिच न्यूट्रिएंट्स हैं। तो कह रहा है कि ह्यूमस की बात करें तो इट्स हाईली रेसिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। ह्यूमस जो बनता है वो क्या है कि वो हाईली रेसिस्टेंट है टू माइक्रोबियल एक्शन। ये सारे पॉइंट्स अगर हम याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। डिकम्पोजेस वेरी स्लोली एंड रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो वही है कि रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहने का मतलब है हमारे पास किसके पास ये न्यूट्रिएंट्स इसमें बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, ठीक है। प्लांट्स वगैरह में वो सप्लाई होता है बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं क्या बोलते हैं हम उसको कि बहुत अच्छा उसमें सप्लाई होता है, तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, ठीक है। ह्यूमस के बारे में कह रहा है कि हाईली रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, डिकम्पोजेस वेरी स्लो एंड रिजर्वॉयर ऑफ ह्यूमस। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी ह्यूमस के अंदर, राइट। कोई दिक्कत तकलीफ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है एक्चुअली क्लास 12 के मुकाबले। तो कह रहा है कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होता है भाई? तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि इफ हॉट एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट है, अगर देखिए रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है ना वो डिपेंड करता है हमारे एटमॉस्फेयर में कैसा माहौल है, उस प्रकार का काम होता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल वही जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास, कॉमन सा एग्जांपल अगर हम लेने की कोशिश करें कि आपके एग्जाम नज़दीक है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसी प्रकार से क्या है कि ज़रूरत है तो डिकम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम नज़दीक है, आपको पढ़ना चाहिए, सेम उसी तरीके से यहाँ पर ज़रूरत है कि डिकम्पोजिशन होना चाहिए। लेकिन मुद्दा है कि आप पढ़ाई कर रहे हो क्या? तो ऐसा है कि आपके दिमाग में दिन भर खेल चल रहा है। खेलना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है, लेकिन क्या होता है कि जब हम एग्जामिनेशन सामने आता है तो खेलना खुद ना थोड़ा सा कम करना पड़ता है, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ज़्यादा हम पढ़ाई करते हैं तो हम एग्जामिनेशन में रॉक करते हैं। अब पढ़ाई करने का क्या माहौल है कि हमारे अगल बगल जितने भी दोस्त रहते हैं, जो हमारी गली है, जो हमारा मोहल्ला है, उधर क्या है कि हम सभी दोस्त जितने भी उस मोहल्ले में जितने बच्चे सभी के स्कूल में जाते हैं, सबका एग्जाम होना है। लेकिन सभी ऐसे हैं कि सभी ने क्या किया है कि रोज शाम को क्या है कि खेलने का, स्कूल से आने के बाद जो पढ़ना चाहिए क्या है खेलने का माहौल बना दिया है। तो उस तरीके का माहौल बना है तो आप क्या कर रहे हो, खेल नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, जाकर आप पढ़ नहीं रहे हो, आप जाकर के खेलना शुरू कर दे रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपके अगल बगल का माहौल वैसा है। लेकिन वही अगर ऐसे बच्चों का ग्रुप है वहां पर जो क्या कर रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बना रहे कि अगर शाम को मिल भी रहे हैं आधे एक घंटे के लिए बाहर, तो यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि इस वाले सब्जेक्ट का हमने इतना पढ़ लिया है, ये तैयारी होगी, ये टॉपिक क्लियर है, इसमें थोड़ा डाउट था, अगर तुमने किया है तो तुम मुझे बता दो, मैंने ये वाला कर लिया है, मैं ये वाला तुम्हें बता दूंगा। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट है, तो एग्जामिनेशन के लिए ये वाला एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर है। सेम उसी तरीके से कि डिकम्पोजिशन तो होना चाहिए, लेकिन कैसे डिपेंड करता है इसका रेट, कि अगर एनवायरनमेंट अगर हॉट एंड मॉइस्ट है, ठीक है, मतलब वही पढ़ने वाला माहौल अगर इधर है तो डिकम्पोजिशन हमारा फास्ट होगा। लेकिन वही है कि अगर डेट्रिटस हैज मोर काइटिन एंड लिग्निन, अगर ये कहानी है कि डेट्रिटस के पास ज़्यादा काइटिन है और लिग्निन है, तो इस वाले केस में मतलब कि वही खेलने वाला एनवायरनमेंट बन रहा है, तो काफ़ी स्लो चल रहा है प्रोसेस, तो यही काम है, मतलब कि यही कहानी है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन की। अगर इन्वायरमेंट अगर हमारा हॉट है, अगर इन्वायरमेंट हमारा मॉइस्ट है, तो डिकम्पोजिशन का जो रेट है वो बहुत ही फास्ट है। अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है कम कब हो जाता है, स्लो कब हो जाता है, जब डेट्रिटस के अंदर जो मतलब बॉडी है जिसको डिकम्पोज होना है, उस बॉडी में अगर लेग्निन मौजूद है, अगर उस बॉडी में काइटिन मौजूद है, तो ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्लो हो जाएगा। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, आसानी से हमने इसको समझा भी है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। फिर हम आगे चलेंगे, डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें
हमारे इस प्यारे से चैप्टर से, राइट। यहां पर आपको दिया हुआ है पिरामिड ऑफ ए नंबर ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, और यहां पर है आपके पास पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये सारे जो हैं आपसे पूछ सकते हैं, अगर इसमें से बीच में से गायब करके आपसे पूछा जा सकता है तो इस तरीके से है। आप इस सबको थोड़ा स्क्रीनशॉट निकाल ले, आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये सारा, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर इन्वर्टेड पिरामिड है बायोमास एक्वेटिक इकोसिस्टम का, 4 फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, ये पिरामिड है, पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपवर्ड जाता है। कहने का मतलब ये है, ये इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 1 2 3 4, और यहाँ पर 1 2 3, 1 0 कम हो गया ऊपर, यहाँ 3 से फिर हो गया 2, यहाँ पर 4 0 हैं, यहाँ पर आपके पास 3 0 हैं, यहाँ पर 2 0 हैं, यहाँ पर 1 0 है। क्या ये वो हमें बता रहा है कि अगर हम लोग 10% निकालें, अगर हम लोग निकालते हैं 10% ऑफ किसका, तो 140 जूल का, तो ये 10% अगर हम इसको निकालेंगे, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगता है मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर हम जान सकते हैं कि अगर 10% अगर हम इसका निकालेंगे तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 0 था ना, तो 4 0 अगर लेकर के चलते हैं तो 3 जूल, यहाँ पर 1 0 कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो है ना, ये इसका 10% है। वहीं अगर हम बात करें, अगर इसके 10% की बात करें तो इसका 10% हमें देखने को मिलेगा कि 100 जूल, इसके 10% की बात करें तो हमको 10 जूल। तो कुछ देखने को मिल रहा है कि इसका 10% ही इधर जा रहा है, और इसका 10% जो है वो इधर जा रहा है, और इसका जो 10% है वो इधर जा रहा है। मतलब जो एनर्जी का फ्लो होना है, पिरामिड ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो हो रहा है। तो यही कहानी होती है एनर्जी फ्लो की। आगे इसके बारे में और डिस्कशन हम करेंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो 10% एनर्जी का ही ट्रांसफर किया जाता है, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होता है, एंड बाकी जो 90% एनर्जी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ट्रॉपिक लेवल वाले खुद में यूज़ करते हैं, क्योंकि उनको खुद का भी ज़िंदगी जीना है, ग्रोथ है, खुद का रेस्पिरेशन उनको करना है, खुद का न्यूट्रिशन करना है, खुद का रिप्रोडक्शन करना है, अलग अलग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है जहाँ पे उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो 90% एनर्जी वो रखते हैं, एंड 10% एनर्जी जो है वो आगे की ओर सप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको भी नोट कर लें, स्क्रीनशॉट निकाल लें। फिर हम आगे चलते हैं। वही एनर्जी फ्लो के बारे में एक कहानी आ गई। एनर्जी फ्लो के बारे में कह रहा है कि लेस देन 50% ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंट ऑफ प्लांट। तो एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, एक चीज़ हम डिस्कस करना चाहेंगे। फिलहाल आप इसको एक नोट कर लो, फिर एक थोड़ा सा अगर हम चार्ट और डायग्राम के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लें। तो देखिए यहाँ पर सिंपल से एनर्जी फ्लो का कॉन्सेप्ट है। ये वाला स्लाइड हमें ये सिंपल सा बता रहा है कि लेस देन 50% ऑफ सनलाइट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंट, 2 से 10% जो है वो एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इकोसिस्टम फॉलोज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ट्रॉपिक लेवल्स, ये इस तरीके से। तो एनर्जी फ्लो की बात की जा रही है, मतलब कि हमें बात करना है अबाउट एनर्जी फ्लो, ठीक है। तो एनर्जी फ्लो के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हमको कुछ हम इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। एनर्जी फ्लो है, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहला हमारे पास यहाँ पर सन है, ठीक है। सन है, सन से हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें यहाँ से सोलर एनर्जी की प्राप्ति, सोलर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भैया, तो भाई साहब हमें यहाँ से सोलर एनर्जी मिलने वाली है, ठीक है। सोलर एनर्जी की प्राप्ति हमें यहाँ से हो जाएगी, कोई दिक्कत है इसमें, दिक्कत तकलीफ वाली बात यहाँ पर नहीं है। सोलर एनर्जी है, और इसके बाद हमारे पास चले आते हैं यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर अगर हम बनाएं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर एक खूबसूरत सा अगर हम डायग्राम बनाने के समझने की कोशिश करें तो इस तरीके से हम बनाते हैं। क्या है इसका, ये लीव्स है, ये कोई मतलब इस तरीके से प्लांट एक छोटा सा हमने बना लिया, ठीक है। तो ये क्या है, सोलर एनर्जी जो है वो इस लीफ के ऊपर आकर के गिरेगी, और यहाँ से क्या है कि ये वाला जो है ना, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमको दिख रहा है जिसको हम प्लांट कहते हैं, ये एक प्रोसेस करेगा जिस प्रोसेस का नाम है क्या,
तो इस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये अपने आप यहाँ पर ये फूड बनाएगा, ठीक है, फूड बनाएगा, रेस्पिरेशन होगा, इसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। फूड बना लिया। अब इस फूड में क्या है कि इस फूड में ऑक्सीजन के साथ जब हुआ तो यहाँ पर क्या है कि हमको एटीपी के फॉर्म में हमको एनर्जी देखने को मिल गया। कुछ कहानी ये है। और चूंकि ये सोलर एनर्जी से ये फूड बना रहा है तो हमने इसको क्या नाम दिया है, तो हमने इसको प्रोड्यूसर का नाम दिया है, हमने इसको प्रोड्यूसर का नाम दिया है। इसके बाद क्या है कि इसके बाद इस प्लांट से क्या करेगा, कोई दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड लेना चाहेगा, और वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या नाम दिया है, तो हमने उनको प्राइमरी कंज्यूमर का नाम दिया है। अब ये प्राइमरी कंज्यूमर जो भी है, अब क्या करेगा, इसमें जो है फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, इसमें अगर हमें इतना 10,000 जूल ऑफ एनर्जी अगर हम इसमें अगर ये बना रहा है, तो 10,000 में से ये क्या करेगा कि 10,000 में से ये दो कहानी करने वाला है। एक है 90% की कहानी, तो इसका 90% कितना हो जाएगा, तो 90% हो जाएगा 10,000 का कितना, तो 9,000 जूल एनर्जी जो है ये खुद यूज करने वाला है, या खुद ये यूज कर लेगा। और फिर जब इस प्लांट को एज अ फूड ये लेगा प्राइमरी कंज्यूमर, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कि सिर्फ 10% जो है, ये 10% दैट इज की 1000 जूल जो है ये आगे की ओर भेजने वाला है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसको कितना एनर्जी मिला, तो इसको मिला 1000 जूल ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड बना रहा है, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्या कहा है, तो जिसको हमने नाम दिया है क्या, तो जिसको नाम दिया है हमने सेकेंडरी कंज्यूमर का, जिसको हमने नाम दिया है सेकेंडरी कंज्यूमर का। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करता है, ये क्या करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर अगेन यहाँ पर दो चीजें होंगी, यहाँ पर 1000 जूल जो था, यहाँ पर दो चीजें होंगी, ये 90% जो है ये खुद रखेगा और 10% जो है ये आगे देगा। 90% कहने का मतलब 1000 में से ये 900 जूल एनर्जी को खुद अपने ऊपर खर्च करेगा, और 10% मतलब कि ये 100 जूल एनर्जी को जो है वो आगे भेजेगा। 100 जूल एनर्जी, तो सेकेंडरी कंज्यूमर के पास कितना एनर्जी है, तो इसके पास है भैया 100 जूल एनर्जी। अब ये 100 जूल एनर्जी, अब क्या हुआ कि इस वाले सेकेंडरी कंज्यूमर को क्या है कि अब कौन लेना चाह रहा है, तो अब इसको एज अ फूड में टर्शियरी कंज्यूमर जो है, टर्शियरी कंज्यूमर अब वो इसको एज अ फूड ले रहे हैं, तो इसको एनर्जी इधर ट्रांसफर होगा। 100 जूल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो 90% है, कहने का मतलब है कि जो 90 जूल एनर्जी है ये खुद रखना चाहेगा, और जो इसका 10% है, कहने का मतलब है कि 10 जूल एनर्जी जो है वो आगे की ओर ये ट्रांसफर करना चाहेगा। तो कहने का मतलब है कि टर्शियरी कंज्यूमर के पास हमको कितना मिला, तो 10 जूल का एनर्जी। शुरुआत हमने किया था 10,000 से, वहां जाकर के 10 हो गया। कहने का मतलब है कि ये 10% लॉ के साथ एनर्जी का फ्लो होता है। कुछ इसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एनर्जी का फ्लो हमें देखने को मिलता है। बहुत ही आसान, कितना सिंपल सा था, ठीक है। उसको हमने प्रोड्यूसर का नाम दिया। ये प्रोड्यूसर थे, प्राइमरी कंज्यूमर, ये तो प्रोड्यूसर में नंबर 1 लिख दो, दूसरे पे हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर, तीसरे पे है हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर, और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद ये जो चौथा है हमारा, ये हो गया हमारा टर्शियरी कंज्यूमर। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, चांस ही नहीं कि हम इसको भूल जाएं। आप इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, फिर हम आगे की ओर चलते हैं, राइट, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। तो वही कह रहा था यहाँ पे कि लेस देन 50% ऑफ द सनलाइट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। कहने का मतलब है कि सनलाइट का जो है उस सनलाइट अगर 100% जो सनलाइट आता है उसमें से 50% से भी कम जो सनलाइट है वो कैसा है, तो वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएंट। कहने का मतलब है कि उस रेडिएशन की मदद से प्लांट अपना फूड बना सके, वो 50% से भी कम है, वो 50% से भी कम है। और उस 50% से भी उस 50% में भी ये 2 से 10% ही PAR जो है वो यूज कर पाता है। अब इसको ऐसा है कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसा समझें कि 100 है, 100 को हमने 2 भाग में बांट दिया, 50 और 50,
ऐसा कर दिया तो ये 50 को तो यूज में आने वाला नहीं है फोटोसिंथेसिस के। अगर ये 50 भी यूज में आएगा तो इस 50 में से भी क्या है, तो इस 50 में से भी क्या है कि एक तरफ आप रख दो अराउंड 40 और एक तरफ आप रख दो अराउंड 10 में भी क्या है, तो मतलब कि 10 या 2 से 10 के बीच की कहानी जो है, बस यही 2 से 10 के बीच की जो कहानी है यही है जो PAR है। मतलब कहने का कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इस इतना ही PAR जो है वो हमारा प्लांट यूज करता है फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने यूज किया, एनर्जी लिया। इसकी बात करें तो इकोसिस्टम हमारा पहला दूसरा लॉ थर्मोडायनामिक्स का फॉलो करता है। ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म प्लेसेस इन इकोसिस्टम, ये ट्रॉपिक लेवल की बात हुआ। जो हमारे पास फर्स्ट TL का मतलब यहाँ पर है क्या, तो TL का मतलब है ट्रॉपिक लेवल की बात की जा रही है। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर थे हमारे पास, जैसे कि प्लांट्स और फाइटोप्लैंक्टन है हमारे पास। सेकेंडरी में क्या है, तो वही कहने का मतलब है कि भाई साहब अगर यहाँ पर 10,000 जूल एनर्जी है तो सेकेंडरी इस वाले में हमें कितना देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें 1000 जूल, ये 1000 था ना यहाँ पे, ऐसे देख रहे हैं यहाँ पर अगर, अच्छा 1000 अगर हम मान लें यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 जूल एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जांपल ग्रासहॉपर। थर्ड हमारे पास जो ट्रॉपिक लेवल है जो सेकेंडरी कंज्यूमर का है, तो यहाँ पर 10% और 10% इसका जाएगा तो 10 जूल देखने को मिलेगा। एग्जांपल बर्ड वॉल्फ है। एंड फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो टर्शियरी कंज्यूमर है यहाँ पर इसका 10% 1 जूल कंज्यूम हमारे पास यहाँ पर जाने वाला है। तो ये हमारे पास हो गया इसके बारे में कुछ चीजें, आप इसको नोट कर लें, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लें, फिर हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कुछ और चीजें अपने इस चैप्टर से, अपने इस कॉन्सेप्ट से, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें देखना है कुछ ऐसा, नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। ग्रेजिंग फूड चेन, इसको हमने GFC के रूप में भी लिखा है, हमने इसको GFC लिखा है, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। कह रहा है कि मेजर वे फॉर एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या है, ये मेजर वे है एनर्जी फ्लो का, किस में, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये मेजर कहने का मतलब है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये मेजर वे है एनर्जी फ्लो का, दैट इज ग्रेजिंग फूड चेन। इसकी बात कर रहे हैं एल्गी फिश, ये रहा इसकी एग्जांपल्स। डेट्रेटस फूड चेन की बात करें, GFC जिसको ये डेट्रेटस फूड चेन, दैट इसको ये हो जाएगा आपका DFC। एक्चुअली DFC की बात करें तो कह रहा है कि मेजर वे ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। स्टैंडिंग क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो इसमें कहता है कि मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए ट्रॉपिकल लेवल, 10% लॉ जिसके बारे में हमने काफी ज्यादा डिस्कस कर लिया है। कह रहा है कि 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। जो चीजें हमने कई बार डिस्कस कर ली और इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं 10% लॉ से। पिरामिड के लिमिटेशन की बात करें, मतलब जो पिरामिड्स हम ड्रॉ करते हैं उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, उस लिमिटेशन के बारे में भी हमें थोड़ा सा जिक्र करना है। क्या लिमिटेशन है, क्या ड्रॉबैक है, क्या कमियां रहेगी। जो पिरामिड हम बनाते हैं उसके हेल्प से हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन कुछ तो उसके लिमिटेशंस भी हैं। अब लिमिटेशंस कैसे हैं उसके बारे में है। कह रहा है कि डोंट कंसीडर स्पीशीज बिलोंगिंग टू मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। अब फॉर एग्जांपल कि जैसे हमने पिरामिड बनाया, हमने यहाँ पर प्रोड्यूसर को रखा, ठीक है। अगर हमने इस तरीके से हम एक पिरामिड बना रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर किसको रख रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को रख रहे हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर जिसके पास कितनी एनर्जी है, तो 1000 जूल की एनर्जी दिख रही है। हमने इसका 10% ऊपर की ओर जाएगा। प्रोड्यूसर जो यहाँ पर प्राइमरी कंज्यूमर है, हमने उनको रखा, हमने 100 जूल का एनर्जी इधर रखा। हमारे पास यहाँ पर है, हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर हमने रखा और यहाँ पर हम लोग टर्शियरी कंज्यूमर रखते हैं। इस तरीके से हमने पिरामिड बना दिया। लेकिन कह रहा है कि डोंट कंसीडर स्पीशीज बिलोंगिंग टू मोर देन 1 ट्रॉपिक लेवल। तो ये अलग अलग ट्रॉपिक लेवल है। ये सबसे बेसिक ट्रॉपिक लेवल है, ये अपने आप में एक ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ये एक ट्रॉपिक लेवल है और ये एक ट्रॉपिक लेवल है, ठीक है। इसमें ये जो ट्रॉपिक लेवल की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर की ये और ये चारों जो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल हैं। प्रोड्यूसर की बात करें तो इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलेंगे, इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे और इसमें कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में उनको हम कंसीडर कर सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल में वो पाए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर है प्लांट, तो हम ह्यूमंस क्या हैं, हम प्राइमरी कंज्यूमर भी हैं। कैसे प्राइमरी कंज्यूमर हैं, क्योंकि हम प्लांट जो है प्लांट प्रोड्यूसर है और हम डायरेक्ट प्लांट को
एज अ फूड ले रहे हैं, राइट। तो हम क्या हुए, एज अ प्राइमरी कंज्यूमर में भी हम आ गए हैं। सेकेंडरी की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी में भी हम आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि अगर उसी प्लांट को, फॉर एग्जांपल कि कोई उसी प्लांट को कोई एनिमल ले रहा है एंड देन हम उस एनिमल को एज अ फूड हम ले रहे हैं, तो अपन उधर भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, बहुत सारे स्पीशीज ऐसे हैं, बहुत सारे स्पीशीज की बात की जाए तो ऐसे हैं जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पिरामिड जो है वैसे इस चीज को ये नहीं एक्सप्लेन कर पाता है कि ऐसे स्पेसीज जो एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल से बिलोंग करते हैं उसके बारे में पिरामिड कुछ नहीं बता पाते। सो इस पिरामिड का ये ड्रॉबैक है। एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो कहता है एज्यूम्स ए सिंपल फूड चेन दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट। तो इसकी बात करें तो एक ऐसे फूड चेन के बारे में कह रहा है जो ऑलमोस्ट कह रहा है इट नेवर एग्जिस्ट। अब कैसा है कि जैसे कि हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ते हैं कि अगर ये प्लांट है, ठीक है, अगर ये प्लांट है फॉर एग्जांपल, इसको प्लांट कौन सा है तो यहाँ पर ग्रास को ही ले लो। अब ग्रास है तो ग्रास को कौन खा रहा है, तो ग्रास को यहाँ पर खा रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्या, तो यहाँ पर ग्रास हॉपर की बात की जा रही है। अब ये ग्रास हॉपर क्या है, तो इस ग्रास हॉपर है। अब इस ग्रास हॉपर को कौन एज अ फूड ले रहा है, तो इसको एज अ फ्रॉग ले रहा है। अब इस फ्रॉग को कौन खाएगा, तो इस फ्रॉग को यहाँ पर हमें देखना है कि इसको फ्रॉग को स्नेक अपना फूड बनाएगा। स्नेक की बात करें तो बड़ा सा ईगल इसको फूड बनाएगा। तो इस तरीके से कि ज़रूरी है हमेशा क्या ये ऐसा चलता रहे। तो मतलब इस तरीके की चीज़ कर रहा है कि एक ऐसे फूड चेन को एज्यूम हम करते हैं जो कभी कभी ऐसा नहीं देखने को मिलता, राइट। फिर कह रहा है कि नो प्लेस फॉर सैप्रोफाइट्स। इसमें सैप्रोफाइट्स की कोई जगह नहीं है। सैप्रोफाइट्स कैसा होता है, जब हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं, जब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन डिस्कस करते हैं तो हमारे पास 3 आता है, राइट। हमारे पास 3 आता है। पहला हमारे पास है दैट इज की पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हमारे पास वही आ जाता है दैट इज की सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड तीसरा हमारे पास आ जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, राइट। तो ये सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, जो करते हैं उन्हें हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। डेड डिकेइंग मैटर से अपने ये फूड लेते हैं। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक का पार्ट है, तो कहने का मतलब है कि दूसरे पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए। सैप्रोफाइट्स की बात करें तो डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है अपने फूड के लिए, और इनकी जगह नहीं है इस पिरामिड्स में। तो ये इन पिरामिड्स का क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड्स। तो आपका आंसर आपके सामने है, आपका कॉन्सेप्ट जो है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इसको आप नोट कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात की जा रही है, ठीक है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, 2 वर्ड्स हमारे पास, इकोलॉजिकल और सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल मतलब ये जो हमारा इन्वायरमेंट, इसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि सक्सेशन क्या है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है ना, कि हमारा ये जो धरती है, इस पे जो नंबर ऑफ स्पेशीज़ हैं, ये इनमें चेंज आना, समय के साथ इनके नंबर्स में चेंज आना, वो क्या कहलाता है, हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन। कह रहा है कि ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रेडिक्टेबल चेंज इन स्पेशीज कंपोजिशन ऑफ एन एरिया। तो किसी भी एरिया में क्या है कि किसी भी स्पेशीज के कंपोजिशन में चेंज आना, हम लोग इसको इकोलॉजिकल सक्सेशन के नाम के अंदर रखते हैं। कह रहा है सीन इन कम्युनिटीज। खास बात इसकी क्या है, जहाँ से क्वेश्चन बनता है एमसीक्यूज, वो है आपका ये पॉइंट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यूज में कि इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, ऐसा कर देगा इकोलॉजिकल सक्सेशन इज, और आपके सामने रख देगा 4 ऑप्शन। जैसे कि एक है सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली। तो सीक्वेंशियल ऑर्डरली, तो उसके बाद आपको रख सकता है कि सीक्वेंस में, जैसे कि इसका कहने का मतलब है कि सीक्वेंशियल है एंड ऑर्डरली है। आपको दूसरे तरीके से क्या होगा, एक दूसरे में सिर्फ सीक्वेंस डाल देगा, तीसरे में सिर्फ ऑर्डरली डाल देगा, या फिर कोई ऑप्शन बदल देगा। तो जहां पर आपको सीक्वेंशियल एंड ऑर्डरली दिखे आप उसको टिक करेंगे। तो ये रहा इकोलॉजिकल सक्सेशन की बात। इसमें 2 हमारे पास है, एक है प्राइमरी सक्सेशन, दूसरा हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन। इसकी बात करें तो हमारे पास है 2 चीजें, प्राइमरी सक्सेशन है हमारे पास और दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी सक्सेशन।
प्राइमरी सक्सेशन क्या है? वेयर नो लाइफ एवर एग्जिस्टेड, एग्जाम्पल बेयर रॉक्स न्यूली कोल्ड लावा, इट इज स्लो। प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो जहां पर कभी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं किया हो ऐसे जगह पर, तो उसको प्राइमरी सक्सेशन के अंदर रखते हैं। एग्जाम्पल में आगे हमारे पास बेयर रॉक्स, न्यूली कूल्ड लावा। और इसकी खास बात क्या है? ये स्लो है। देखिए कितना टू द पॉइंट ये सारी चीज़ें लिखी हैं, मतलब कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस सबको तैयार किया गया है। इन सारे ये जो चैप्टर के अंदर जितने भी कंटेंट आपको मिल रहे हैं सब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दिया जा रहा है। फिर सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें तो कह रहा है कि वेयर लाइफ वॉज प्रेजेंट अर्लियर बट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम रीजन। तो कह रहा है सेकेंडरी सक्सेशन में कह रहा है कि कभी तो यहाँ पर लाइफ देखने को मिला था, वेयर लाइफ वॉज प्रेजेंट अर्लियर, लेकिन अभी की बात करें बट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम रीजन, लेकिन अभी क्या है किसी रीजन की वजह से वो अभी डिस्ट्रॉय हो चुका है। एग्जाम्पल की बात करें तो बर्न फॉरेस्ट था, ठीक है, और ये जो है ये थोड़ा फास्ट प्रोसेस है। तो ये रहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस, आप इसको भी नोट कर सकते हो। इकोलॉजिकल सक्सेशन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ और चीज़ों के बारे में, राइट। कह रहा है कि फर्स्ट स्पीशीज दैट इन्वेड ए बेयर एरिया क्या था? तो एक पायनियर स्पीशीज, ठीक है। इसमें कहने का मतलब है कि पायनियर स्पीशीज जो रॉक्स पे रहते हैं, जैसे उनका हो गया लाइकेन, या फिर जो वाटर में रहते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। कुछ ये डेटा है, सीधा सीधा आपको याद कर लेना है। फाइनल स्टेज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या कहने का होता है कि क्लाइमेक्स का जब भी आप कोई मूवी देखते हो तो इंतजार करते हो कि भाई इसका क्लाइमेक्स क्या है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हो, राइट, कि एक फाइनल पोजीशन की बात की जा रही है। एक फाइनल कम्युनिटी, फाइनल पोजीशन है। इसमें कहने का मतलब है कि मतलब ये वो स्पीशीज वगैरह को हम इसमें रखते हैं जो पूरी तरीके से किसी भी सोसाइटी में क्या है वो स्टेबल है। इसलिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम वर्ड यूज़ किया है, और ये इक्विलिब्रियम वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो मतलब सीधा सीधा हम वही टारगेट कर रहे हैं, हमारे क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं। तो फाइनल स्टेज कहता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो कहता है इन इक्विलिब्रियम विद इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है कि ये पूरी तरीके से कैसा है, ये यहाँ जो हमको स्पीशीज देखने को मिलेंगे, स्पीशीज जो हैं वो हमारे इस इन्वायरमेंट में कैसे हैं? तो ये हमारे इन्वायरमेंट में है स्टेबल हैं, राइट। ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका मतलब। इसको भी आप नोट करें, इसका भी स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। फिर हम आगे की ओर चलेंगे, देखेंगे इसके आगे क्या डिस्कस करना है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब कि वो फाइनल कम्युनिटी है, मतलब ऐसे स्टेज में वो स्पीशीज पहुंच चुके हैं जहां पर कि वो एनवायरनमेंट में क्या है वो कि एक स्टेबल कंडीशन में रह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स की अगर आप बात करें तो हमारे पास दो केसेस हैं, एक है हमारे पास हाइड्रिक सक्सेशन और दूसरा हमारे पास जेरिक सक्सेशन। नाम से ही स्पष्ट है, हाइड्रिक जैसे ही हाइड्रा ऐसे करके आया, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि अब पानी वाला केस यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो हाइड्रिक सक्सेशन के अंदर हम क्या होता है, तो हाइड्रिक मतलब कि वेट एरिया में होने वाला है, एंड जेरिक सक्सेशन का मतलब है कि ये ड्राई एरिया की बात की जा रही है, मतलब कि जेरिक एरिया ड्राई एरिया की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। यहाँ पर दीज ऑल आर इन द मेसिक कंडीशन। तो मतलब आपको सक्सेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में पूछा जाए तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। इन सबको आप नोट करते चलें। इसके बाद आने वाले समय में हमको डिस्कस करना है इसी से इसके एमसीक्यूज वगैरह को, जहाँ पर हम और ज़्यादा क्लियर करेंगे इन सारे पॉइंट्स को। प्राइमरी सक्सेशन इन ए न्यूली फॉर्म पॉन्ड, तो एक नया जो पॉन्ड बना है, ठीक है, न्यूली फॉर्म पॉन्ड है, इसमें प्राइमरी सक्सेशन की बात करें तो फाइटोप्लैंक्टन हमें सबसे पहले देखने को मिलेगा। फाइटोप्लैंक्टन के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें सबमर्ज प्लांट्स देखने को मिलेंगे। सबमर्ज प्लांट के बाद हमें सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें रीड स्वैम्प देखने को मिलेंगे, इसके बाद मार्श मीडो, इसके बाद हमें स्क्रब स्टेज, एंड लास्टली हमें फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। अगर हम प्राइमरी सक्सेशन की बात करते हैं तो कहानी यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या बना, तो फाइटोप्लैंक्टन बना, यहाँ से फिर आगे कहानी बनी सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, रेड स्वैम्प, और फाइनली इस तरीके से हमें सबसे आखिर में जाके एक घना जंगल हमें देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से कहानी आगे बढ़ी। कहता है एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी, इसको शेरे कहते हैं। ईच स्टेज को हम लोग सीरियल स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम क्या कहते हैं, एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज, इसको हम लोग शेरे कहते हैं, एंड ईच स्टेज को हम लोग सीरियल स्टेज के नाम से जानते हैं। ये जो सीक्वेंस है, ये आपको मैं बता दूं कि ये सीक्वेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
ये जो सीक्वेंस है आपको यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा होगा, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको क्या कहेगा कि प्राइमरी सक्सेशन इन ए न्यूली फाउंड पॉन्ड, और उसके बाद ये सब आपको मिक्स्ड फॉर्म में रहेगा, और आपको कहेगा कि इसको क्या है कि करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में आपको ये करेक्ट सीक्वेंस में मिलेगा, और हो सकता है कि बाकी सब में आपको जो है ये आगे पीछे करके दे दे, तो वहां पर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आप उसको सही आंसर करोगे। फाइटोप्लैंक्टन से शुरू होगा, लास्ट में फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा फाइटोप्लैंक्टन, सबमर्ज प्लांट, सबमर्ज फ्री फ्लोटिंग, रेड स्वाइम, फिर हमारे पास है मार्शमेलो, स्क्रब स्टेज एंड लास्टली हमारे पास फॉरेस्ट है। तो ये सीक्वेंस याद करने की जरूरत है, राइट। आगे बढ़े, इकोसिस्टम सर्विस पे हम चले आते हैं। इकोसिस्टम सर्विस क्या है, तो इकोसिस्टम सर्विस की बात करें तो कह रहा है रॉबर्ट कॉन्स्टांजा जो है ये पुट प्राइस टैग्स ऑन द नेचर सर्विसेज। इन्होंने क्या किया था, प्राइस टैग लगाया था नेचर सर्विसेज के ऊपर, ठीक है। $33 ट्रिलियन पर ईयर का ये हिसाब कुछ बैठा था। सॉइल फॉर्मेशन में जिसमें 50% की हिस्सेदारी थी, रिक्रिएशन में 10% से कम की हिस्सेदारी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स में 10% से कम की हिस्सेदारी, क्लाइमेट रेगुलेशन में 6% एंड हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ में 6% की हिस्सेदारी। तो कुल इस तरीके से हमारा कुछ 50, 60 और ये हो गया 70, और इस तरीके से फिर 70 और 10 80 82% के आसपास यहाँ पर आता है, और भी छोटे छोटे हिस्से हैं। ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है हमारा GNP इज $18 ट्रिलियन का इसका हिसाब है कुछ। ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, GNP की अगर हम बात करें, तो इज $18 ट्रिलियन, वो कितना है, तो इज अबाउट $18 ट्रिलियन का वो आपको दिखने वाला है। तो इसको भी आप इन डेटास को आप ज़रूर याद रखें, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। हो सकता है आपका लक साथ दे, आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछे नीट में तो आपके बहुत रैंक आप ऊपर जा सकते हो, राइट। आगे चलें, आगे हम आ जाते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग के ऊपर। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग की हम बात करें तो कह रहा है दिस इज द बायो जियो केमिकल साइकिल की बात की जा रही है। स्टैंडिंग स्टेट, द अमाउंट, स्टैंडिंग इन स्टेट क्या है, तो कह रहा है कि अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सॉइल एट ए गिवन टाइम, किसी भी गिवन टाइम में जितने भी अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सॉइल में प्रेजेंट है उसको स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग में हमारे पास गैसियस है। गैसियस साइकिल की अगर हम बात करें तो रिजर्वायर के रूप में हमारे पास एटमॉस्फेयर है। और कौन कौन से साइकिल हमें देखने को मिल सकते हैं, तो नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। सेडिमेंट्री की बात करें तो हमें यहाँ पर एलिमेंट्स वगैरह मिलेंगे। रिजर्वायर जो है वो अर्थ क्रस्ट है इसका, ठीक है। मतलब ये गैसेस हमें कहाँ मिलते हैं, तो एटमॉस्फेयर में। और ये सेडिमेंट्री वाली चीज जैसे सल्फर और फॉस्फोरस सबको कहाँ मिलता है, तो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है। तो हमारे पास ये कुछ साइकिल है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। तो ये कुछ न्यूट्रिएंट साइकिल हैं। इनको बायो जियो केमिकल साइकिल के नाम से भी हम जान रहे हैं, बायो जियो केमिकल साइकिल के भी नाम से हम इनको जान रहे हैं। तो आप इसको क्या करोगे, इसको आप नोट करोगे। आगे चलेंगे हम, इसके बाद हमें क्या देखना है उसके ऊपर हमारा एक छोटा सा डिस्कशन होगा। आ जाते हैं हम अपने कार्बन साइकिल के ऊपर। कार्बन की बात करें तो देखिए, कार्बन के बारे में अगर हम बात करना चाहें तो बहुत कुछ है कहने को कुछ ऐसा है कि दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं जिनको अगर बर्न करते हैं, अगर हमको ब्लैक आउटपुट मिलता है तो हम कहते हैं कि इनमें कार्बन मौजूद है। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग कि अगर मैं इस टी-शर्ट की बात करूं, या फिर मैं अपने शरीर की बात करूं, या फिर किसी पेपर को ले लो, या फिर ये जो प्लास्टिक है इसको ले सकते हैं हम, या फिर जिस बॉडी से ये बना है हमारा, ये जो बोर्ड बना है इसको ले सकते हैं। अगर सबको बर्न अगर कहते हैं तो हमको ब्लैक आउटपुट मिलने वाला है। तो कार्बन कंटेंट है उसके अंदर। कहते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन जितना है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कह रहा है कि 49% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कह रहा है कि कार्बन साइकिल की बात इसमें कहता है 2-3 चीज़ें कि 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहता है 71% ऑफ कार्बन जो है वो डिजॉल्व है ओशन में, 1% जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई इनहेल कर लेता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड के पास हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देगा और खुद बाइंड हो सकता है। बहुत ही जानलेवा जिसको कहते हैं हम लोग। तो बहुत सारे फॉर्म्स में कार्बन हमें मिलता है। जो भी कार्बन हम रिलीज करते हैं, प्लांट्स उसको क्या करते हैं कि प्लांट्स उसको अपने यूज़ में लाते हैं। जब कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ पेयर बनाए, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और उसको फिर कौन ले रहा है, तो उसको ले रहा है हमारे प्लांट क्या कर रहा है, इसे C6H12O6 बना रहा है, तो एज अ फूड वो यूज़ कर रहा है।
हम को ऑक्सीजन दे रहा है, फिर हमने क्या रिलीज किया, फिर हमने CO2 रिलीज किया। तो इस तरीके से ये साइकिल जो है वो चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। वही कह रहा है जितना कार्बन जो एनुअली फिक्स करते हैं प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसकी संख्या है 4 × 10⁻13 kg। अगर हम इसको लिखें कुछ ऐसा तो इंटू 10 करना है, हमें 13 करना है, तो 10⁻13। तो अगर हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, है ना। चाहे इसको हम हिंदी मतलब अपने इंडियन सिस्टम में लिखते हैं तो वंस, टेंस, 100,000, 100,000, 10,000, फिर हो गया यहाँ पे लाख, यहाँ पर हो गया 10 लाख, यहाँ पे हो गया करोड़, फिर यहाँ पे हो गया 10 करोड़, फिर इस तरीके से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं तो इतना सारा मतलब इतने kg ऑफ कार्बन को फिक्स किया जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल की बात करें तो एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल इज वेरी स्मॉल देन कार्बन। तो एटमॉस्फेरिक इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल इज वेरी स्मॉल देन कार्बन, तो कार्बन के मुकाबले काफ़ी कम है। अगर फॉस्फोरस की बात करें, गैसेस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज नेग्लिजिबल। और गैशियस एक्सचेंज की बात करें तो जिसमें फॉस्फोरस को लिया जा रहा हो तो ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा नेग्लिजिबल है। नोट कर लो आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। किसी तरीके का डाउट है तो आप उससे पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, तो इस तरीके से किया है हमने अपने इस चैप्टर से इसके माइंड मैप को कंप्लीट। आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे इसके MCQs, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। इस तरीके से हम करेंगे अपने इस चैप्टर को कंप्लीट। अगर किसी तरीके का डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, दैट इज अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स, ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन देता है। CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE हिंदी मीडियम, डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक NTSC, ओलंपियाड, CUET, सबकी तैयारी कराई जाती है बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। किसी तरीके का कोई हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाता। सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे YouTube के चैनल पे। अगर यहाँ आपको वीडियोस ढूंढने में परेशानी हो रही है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप को, या फिर आप विजिट कर सकते हैं www.magnetbrains.com को। यहाँ पे आना है आपको, अपने क्लास को चुनना है, सब्जेक्ट पे जाना है, अपने चैप्टर को चुनना है। एंड चैप्टर को चुनने के बाद जिस भी लेक्चर को आप देखना चाहते हैं उसको देख करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में रॉक कर सकते हैं। तो ऐसा हम करेंगे। तो मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है। तो इसी बात के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। टाटा, थैंक यू, बाय बाय।